जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे कि बच्चों, हम हर वीक में हर सैटरडे को एक कंप्लीट 50 प्रश्नों का नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं और ये सीरीज हमने अभी स्टार्ट करी है। ये हमारा 6 नंबर का पेपर है। इसके पहले वाले पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट है, ओरिजिनल मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब की प्ले लिस्ट पर। सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब पर आप चेकआउट कर सकते हैं और जितने भी पेपर अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उन पेपरों को सॉल्व कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। जी हाँ, अपना स्कोर चेक कीजिए, आपकी कितनी तैयारी है, कितनी और मेहनत आपको करना है, तो इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आज भी हम नर्सिंग असिस्टेंट का पूरा 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप भी ये टेस्ट लगाइए और चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर भेज सकते हैं और अपने स्कोर सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर कम है तो। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बार भी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर 40 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चन सही किए थे। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत मेहनत करने की आप सभी को ज़रूरत है। चलिए तो पेपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देती हूँ कि लास्ट तक इस पेपर को देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर, एक बेहतरीन न्यूज़ है जो आपके फ़ायदे की है। तो लास्ट तक ज़रूर बनिएगा क्लास में, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए तो पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीके का सेक्शन हम पहले करेंगे बच्चों। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली भूमि की छोटी सी पट्टी, उस छोटी सी पट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? है ना? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली पट्टी, दोनों के बीच में क्या है? क्या है? एक चैनल है, एक जलडमरू मध्य, एक स्ट्रेट है, जिसे आप क्या कहते हो? क्या नाम है? जी हाँ, जिन्हों के दिमाग में आंसर आ चुका है, पनामा नहर, सॉरी, हाँ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा उनका राइट आंसर होगा। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम, है ना? इस्थमस किसको बोलते हैं? तो लैंड भूमि को कनेक्ट करने वाली जगह को इस्थमस जलडमरू मध्य कहा जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पनामा है। ठीक है, पनामा नहर ये मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित है, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य किसे कहते हैं? जैसे कि हमारी श्रीलंका और भारत के बीच में दो लैंड को कनेक्ट करने वाली वाटर वाली जगह जहाँ से नावें जा सकती है, दो देशों, जैसे कि ये भारत हो गया और ये श्रीलंका हो गया, दो लैंड है, दो जमीन है, उनको कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? स्ट्रेट है। हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक स्ट्रेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसे शहर का सबसे बड़ा शहर बताना। कानपुर, वाराणसी, पटना और इलाहाबाद सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है बच्चों। इसमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ गंगा कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है आप लोगों का आंसर, ऑप्शन ए कानपुर। सभी वाराणसी, पटना, इलाहाबाद सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है, जिसमें कानपुर क्या है? सबसे बड़ा शहर। चल आगे बढ़ते हैं। जिन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे दो प्लैनेट्स के नाम बताने जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे कि हमारा चंद्रमा है, इस तरह से कौन से ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी, चंद्रमा बोल सकते हो, मून बोल सकते हो, सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो कौन से हैं? राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। बिल्कुल इजी, याद रखना, बुधवार शुक्रवार, बुध शुक्र। मरकरी और वीनस, यहाँ लिस्ट मैंने आपको बता दी है। सबसे ज्यादा बृहस्पति के हैं, उससे कम शनि के, फिर यूरेनस और सबसे ही कम दो, शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके बिल्कुल जीरो हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में सोलर सिस्टम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। लोकसभा के दो सत्रों के बीच में समय का अंतराल इससे अधिक नहीं हो सकता। द गैप टाइम ऑफ द टू सेशन ऑफ द लोकसभा कैन नॉट एक्सीड। बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा? क्या आंसर होना चाहिए? 6 महीने, 6 सप्ताह, 3 महीने, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल 6 महीने। हर 6-6 महीने के बीच में इनकी मीटिंग होती है। मैक्सिमम 3 मीटिंग होती है। सारे लोकसभा के सदस्य वहां पर आते हैं, बैठते हैं और अपनी
डिस्कशन करते हैं। हर 6-6 महीने में होते हैं और साल भर में 3, मैक्सिमम 3 हो सकती है, मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, ठीक है? तो इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीना, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड सन? पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसा आपको बिंदु बताना है, पॉइंट बताना है, जहाँ पर आकर दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल बराबर काम करते हैं, बिल्कुल बराबर। इधर से पृथ्वी लगा रही है, इधर से सूर्य लगा रहा है ना? सूर्य का ज़्यादा होता है, तभी तो पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों आकर बैलेंस हो जाते हैं। वो पॉइंट कौन-सा है? लैग्रेंज पॉइंट, बेरी सेंटर, सन स्पॉट या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपने आदित्य L1 के बारे में सुना होगा, न्यूज़ सुनी होगी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ पर दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर हो जाते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर, है ना? ये L1 है, कितने लैग्रेंज पॉइंट है? L1, L3, L4, L2, ये सब। ये ऐसा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ पर दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हैं? बराबर है। और यहीं पर आदित्य L1 को फिट किया गया। आदित्य L1 का क्या काम है? आदित्य L1 सूर्य की सतह की स्टडी करता है, करेगा, ठीक है? उसके लिए यहीं पर स्थापित किया गया है आदित्य L1 को, लैग्रेंज पॉइंट पर ही, ठीक है? चलो, G20 में जो शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंट वाला 2023-24 में ही शामिल हुआ देश है, ठीक है? G20 का। तो इसमें कितने देश होते हैं? अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं, ये आपको बताना चाहिए। जब आपने कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, उपमहाद्वीप पढ़ा होगा, तो देशों में कितने देश होते हैं, मतलब कंट्रीज होती हैं। कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज होती है, महाद्वीपों में कितने देश होते हैं, ये आपको, आप पढ़ते होंगे। तो अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? मैक्सिमम कितनी कंट्रीज है बच्चों? ये अफ्रीका है। अफ्रीका, अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन है, तो जिसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? जी बिल्कुल, 55, 55, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है, या की, है ना? G20 का जो 18वीं संस्करण था, 18वीं समिट थी, वो कहाँ पर हुई थी? हमारे देश में हुई थी ना, इंडिया में हुई थी, दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली, इंडिया में हुई थी। और 19वीं वहीं पर डिसाइड हो जाता है, जब लास्ट बैठक होती है ना, उस बैठक में बोल दिया जाता है कि अब कहाँ होगी। तो कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? कहाँ पर होनी चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। जल्दी से कोशिश करें सभी बच्चे। चलिए, तो क्या आंसर आया इसका? क्या आंसर आया है? कहाँ पर होनी चाहिए? कहाँ पर हो रही है? मतलब ये दिसंबर स्टार्ट हो गई है, अभी पूरे साल भर चलेगी। ब्राज़ील में, जी हाँ, जिन बच्चों को आंसर ऑप्शन डी है, ब्राज़ील, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एशियन का क्या अर्थ है? एशियान, आसियान बोलते हैं, आसियान इसको बोलते हैं। आसियान का क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है आसियान का फुल फॉर्म? जल्दी से बताइए, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट जो है, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को देखें, तो उसके साउथ ईस्ट में, मतलब इधर की साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी एसोसिएशन है, उनका संघ है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसे आसियान बोलते हैं।
तो क्या आंसर आया इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इन्हीं इन्हीं जो जो इसके मेंबर है ना, यहीं पर इसका कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होगा। तो अगर हम साउथ ईस्ट में आए तो इंडोनेशिया और मलेशिया, बहुत सारे यहाँ कंट्रीज हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया जकार्ता में ही है ना? कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता का हेडक्वार्टर भी याद होना चाहिए, हेडक्वार्टर सभी के पता होना चाहिए फुल फॉर्म के साथ। इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयाक क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आरबीसी 10 सितंबर 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और इससे पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कयाक क्या है? यहाँ डायग्राम में देखकर पता चली गया होगा सभी को। एक नौका है, बोट है। इस तरह की एक बोट होती है जिसमें एक पर्सन ही बैठ सकता है, या एक से ज्यादा दो भी बैठ सकते हैं। इस तरह की तिकोनी ऐसे शेप की जो बोट होती है ना, जिसमें एक या एक दो पर्सन बैठे रह सकते हैं। ये कंपटीशन के पर्पज से भी यूज होती है, स्पोर्ट्स में भी खेला जाता है इस नाव से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कयाक कहते हैं, इसका नाम है स्पेस। ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार की एग्जाम के लिए। 2025 एग्जाम जो होने वाली उसके लिए ओलंपिक से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है ना? ओलंपिक से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 2025 की एग्जाम के लिए, है ना? अभी ओलंपिक में बहुत सारे मेडल हम जीत चुके हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, टोक्यो में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, या मॉस्को रशिया में? कहाँ पर है? जी बिल्कुल, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का सेक्शन है बच्चों आपका। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? द नर्वस सिस्टम, जो पूरा नर्वस सिस्टम है मानव का, उसमें कौन कौन से अंग और ये सारी चीजें शामिल होती है। तो क्या क्या होता है, कौन से अंग आते हैं नर्वस सिस्टम में? तंत्रिका तंत्र में ब्रेन जी आता है, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड आता है, तंत्रिकाएं नर्वस नर्व्स, पूरी नर्व्स फैली हुई है हमारी बॉडी में, उनके माध्यम से ही तो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। और राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, द एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट? क्या होते हैं एंजाइम्स? कार्बोहाइड्रेट है क्या? प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो एसिड है? तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पर टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम द स्किन? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है उसमें, अपनी स्किन का यूज करता है। क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब अपनी स्किन का यूज करते हैं, चमड़ी का यूज करते हैं। तो सांप करता है क्या? केंचुआ, मंकी, मनुष्य? बंदर, मंकी कोर्डेटा वाले जीव में आते हैं, और कोर्डेटा वालों में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे लंग्स होते हैं, ये लंग्स का यूज करते हैं, ये भी लंग्स का है, इनके पास भी लंग्स होते हैं, है ना? तो किसके पास नहीं होते हैं? अर्थवॉर्म, केचुआ, जी हाँ, ये अपनी त्वचा से सांस करता है, एनेलिडा में आता है। एनेलिडा संघ का जीव है। ठीक है, चल राइट आंसर क्या हुआ? बी, एनालिडा में आता है केंचुआ। प्लेग किससे फैलता है? हाउ डज प्लेग स्प्रेड? किसके द्वारा प्लेग फैलता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, या सभी से? किससे प्लेग की बीमारी होती है? किससे होती है? जल्दी से अपना आंसर टिक करिए।
चलो, तो क्या हुआ आंसर इसका? क्या हुआ? बैक्टीरिया। जी हाँ, बिल्कुल। बैक्टीरिया पे जिन्होंने टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस, पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। जीवाणु से ये फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है प्लेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्डटेला पर्टुसिस का कारण बनाता है। बोर्डटेला पर्टुसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। इसके कारण क्या होता है? टिटनेस होती है, डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होती है, रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज तो रेबीज वायरस से होगा, है ना, पागल कुत्ते के काटने से। बोर्डेटेला पोर्टुसिस कौन सी बीमारी होती है इससे? जल्दी आंसर बताइए सभी बच्चे। बिल्कुल, काली खांसी, वूपिंग कफ का कारण बनता है ये। ठीक है, चलिए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ शुरू हो जाता है? कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन आवर एलिमेंट्री केनाल। मुंह में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कहाँ होता है? कहाँ से शुरू हो जाता है पाचन? मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, स्टार्च का पाचन शुरू होता है यहाँ तो, है ना, स्टार्च का होता है। इसमें हो जाता है शुरू स्टमक में। स्टमक में, अमाशय में पाचन शुरू हो जाता है प्रोटीन का। पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन, रेनिन, दो एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। पूर्ण पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन शुरू हो जाता है स्टमक से। ठीक है, स्टमक में ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट पाचन नहीं होता है स्टमक में, सिर्फ थोड़ी मात्रा में फैट और किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। बाकी हमारी छोटी आंत में सब पच जाते हैं, फैट भी पचते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पच जाते हैं, और क्या पचते हैं? प्रोटीन भी पच जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पित्त में वर्णक होते हैं। द बाइल कंटेन द पिगमेंट। तो बाइल, बाइल का काम क्या है? बाइल हमारे शरीर में फैट का पाचन करता है, इमल्शन करता है, पाइसीकरण करता है फैट का। अब बाइल में दो चीज आपको मिलेगी। क्या मिलते हैं? दो पिगमेंट मिलते हैं, वर्णक मिलते हैं, है ना, जिसके भी कारण जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो जाती, चमड़ी पीली हो जाती, क्योंकि आंखों में, चमड़ी में ये जमा होने लगते हैं। कौन से होते हैं वो दो? बिलीवेरिडीन और बिलुरिबिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, जो किससे बनते हैं? लीवर में बनते हैं। लीवर में आरबीसी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वही टुकड़े क्या होते हैं? उन्हीं टुकड़ों से बिलुरिबिन और बिलुवर्डिन बनते हैं, और इनकी ज़्यादा मात्रा होने से ये आंख में, स्किन में जमा होने लगते हैं, जिससे जॉन्डिस, पीलिया होता है। क्या हो जाता है? पीलिया। ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे तो जॉन्डिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? द डिसीज इन विच क्लॉटिंग नहीं होती है ना, उसको क्या कहते हैं? बहुत इजी है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जीरोफ्थेल्मिया, ये आंख से जुड़ी हुई बीमारी है। हीमोपाइसिस नहीं। हीमोफीलिया, हीमोएरिथ्रिन, क्या होगा? हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है? टेक्निकल नाम, बायोलॉजी में नाम क्या है इस बीमारी का? क्लोटिंग ना जमना, थक्का ना जमना, खून बहता रहता है, इससे खून की कमी हो जाती, खून बंद नहीं होता है, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है जिन बच्चों ने सी पर टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड व्हेन देयर इज राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो हमारे ग्लूकोज को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है हमारी बॉडी में? कौन करता है? जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, इंसुलिन, जो कि कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय की बीटा कोशिका से। ठीक है, पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज में मिलती है बीटा सेल। आइलेट में मिलती है, आइलेट ऑफ हैंगर में बीटा कोशिकाएं मिलती है, बीटा सेल्स मिलती है।
इन बीटा सेल से क्या सीक्रेट होता है, क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। आई बात समझ में सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स द्वारा हृदय की धड़कन की गति तेज हो जाती है। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सिलरेटेड बाय द हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स होता है जो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? कौन सा हार्मोन्स है? एड्रेनालाइन, एसिटोक्लोआइन, थायरोक्सिन या पिट्यूटरीन? कौन सा हार्मोन्स? बिल्कुल सही आंसर, एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन्स जो होता है वो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्राशय विहीन प्राणी है ऐसा एनिमल बताओ जिसमें क्या नहीं होता है? यूरेनरी ब्लैडर नहीं होता है। कौन से जीव में? आपके सिलेबस में अलग से दिया उस जीव का नाम और उसके बारे में आपको पढ़ना है। जी बिल्कुल, बर्ड्स यानी कि पक्षी, है ना। यूरिक एसिड एक्सर्शन में निकालते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी। इनमें ब्लैडर नहीं होता है। जितना कम ऑर्गन्स हो, जितना हल्का ऑर्गन उतना अच्छा है, क्योंकि इनको फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? द ट्रांसलेशन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द प्लांट थ्रो। सभी को पता होगा कौन सा वाला टिश्यू यूज करते हैं? जाइलम, ये तो पानी का, जल का करता है। फ्लोएम खाने का करता है। राइट आंसर क्या हुआ? बिल्कुल फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट है, किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? विच हैज अ 3 चैम्बर हार्ट? बर्ड्स नहीं, बर्ड्स में 4 होते हैं। एम्फीबियंस, फिश, फिश में 2 होते हैं, है ना, 2। मैमल्स, मैमल्स में 4 होते हैं। उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं इनमें 3 होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग वगैरह। उभयचर ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं। 3 हार्ट चैम्बर का हार्ट इनका होता है, हमारा 4 चैम्बर का होता है। इसके अलावा रेप्टाइल और छूट गए, उनका भी देख लेते हैं। तो रेप्टाइल में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर रेप्टाइल में भी। यानी कि जो सरीसृप हैं, रेंगने वाले जीव हैं, उनमें भी कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। एक एक्सेप्शन है, अपवाद। इनका इसका अपवाद क्या है? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, इसमें कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु को तैरने और अंडे तक पहुंचने के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है ना? द एनर्जी ऑफ द स्पर्म टू स्विम एंड रीच एग इज प्रोवाइडेड बाय। फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में स्पर्म को एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलती है? अब स्पर्म देखा होगा, स्पर्म के पार्ट्स होते हैं, क्या होता है? एक तो नेक होती है, हेड होता है ना, फिर नेक होती है और फिर टेल होती है। तो कौन सा भाग एनर्जी देता है? तो कौन देता है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो सेल के ऑर्गेनेलिज है ना, फिक्स नहीं होते। सेल के कोशिकांग एक फिक्स नहीं होते एनिमल सेल में, वो सेल के हिसाब से चेंज होते हैं। जिनको ज़्यादा निराविषण का काम करना है, पॉइजन डिस्ट्रॉय करना है, ऐसी सेल में लाइजोसोम्स मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में। जिनको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको माइटोकॉन्ड्रिया उनके सेल्स में होंगे। जैसे हमारी मसल सेल्स में ऊर्जा ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो हमारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इस तरह से हमारे लीवर की सेल्स में ज़्यादातर लाइजोसोम्स होंगे, निराविषण करता है वो। तो सेल के हिसाब से ऑर्गेनेलिज की संख्या चेंज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन सनलाइट। उन्हें सनलाइट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो ग्रो नहीं करते, बढ़ नहीं सकते। उन्हें हम क्या कहते हैं? साइकोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। क्या कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखो, साइकोफाइट्स जो होते हैं ना, ये छाया में, शेड लविंग होते हैं। शेड लविंग यानी कि छाया पसंद करने वाले, छाया में उगने वाले। और हाइड्रोफाइट पानी वाले, वाटर में उगने वाले पौधों को कहते हैं, प्लांट को कहते हैं। जेरोफाइट्स ड्राई प्लेसेस, मरुस्थल, है ना,
वहाँ पर उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलियोफाइट्स इज़ द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी पर टिक किया बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताओ। है ना? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पर लग रहा बायोलॉजी जैसा है। कोई नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द नेचर। कौन-सा वाला कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़ और सेल्युलोज़। कौन-सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो बिल्कुल सेल्युलोज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले रसायन का नाम बताओ। केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिंग फूड। फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाने वाला पदार्थ बताइए। सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, सोडियम बेंजोइड या गंधक का आम सल्फ्यूरिक एसिड। है ना? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या करते हैं यूज? है ना? क्या करेंगे? सोडियम बेंजोइड का उपयोग किया जाता है। नमक तो क्या है कि आप लोकल घर किचन लेवल तक यूज कर सकते हो। है ना? मॉइस्चर ना आए उसके लिए नमक रखा जाता है, खराब ना हो उसके लिए नमक में चीज़ें रखी जाती है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल बात करें कौन सा यूज़ किया जाता है? सोडियम बेंजोइड। चलिए ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यूरिया और उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इन व्हाट फॉर्म नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया फर्टिलाइजर। किस फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद होती है? अलग अलग फर्टिलाइजर में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड नाइट्रोजन के मिलते हैं। किसी के अमाइड मिलते हैं, किसी में साइनाइड की फॉर्म में रहता है, अलग अलग फॉर्म में रहता है। तो जो ये वाली यूरिया का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? CONH2NH2। ये CO वाली फॉर्म है ना? ये CO वाली फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अमाइड। क्या कहते हैं? अमाइड। तो यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में रहता है? अमाइड वाली फॉर्म में रहता है ना? क्या कहते हैं? अमाइड। नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट तो ये है NO3 वाली फॉर्म, नाइट्राइट NO2 वाली फॉर्म, अमोनिया NH3 होता है। कौन सी फॉर्म मिलेगी? अमाइड। ये वाली फॉर्म को हम अमाइड कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली अफेक्टेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजन हो जाता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सांस के थ्रू चली जाती है, तो क्या दिक्कत होती है? क्या होता है? पाचन क्रिया को प्रभावित करती है क्या? डाइजेशन को, लीवर की क्रिया को, लीवर फंक्शनिंग को, किडनी की क्रिया को, किडनी फंक्शनिंग को, या रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? क्या आंसर होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे? देखो, हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है ना? क्या बना लेता है? HbO2। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर ये टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है? हमारी सेल के पास जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन को फ्री कर देता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा तो परमानेंट चिपक जाती है, परमानेंट अटैच हो जाएगी, रिलीज नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन लाना ले जाना दिक्कत हो जाएगी। कौन ले जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताओ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से बताइए क्या होता है? क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? तो क्या होता है बच्चों? वैसे होता है CaSO4 डॉट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी ना, हाफ हाइड्रेटेड, आधा है तो हेमी बोलते हैं। हेमी हाइड्रेटेड इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ कहीं दिया नहीं है। अब क्या करें मैम? तो 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? CaSO4
H2। ये मिल रहा है कहीं ना कहीं? जी हाँ, ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे बनता है? जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। ये जिप्सम है। जिप्सम इससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र बताओ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोमोलाइट इज डोलोमाइट, सॉरी, डोलोमाइट। क्या है डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला? ये किसका है? इसके डोलोमाइट याद करो, किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है और है ये। ठीक है, चल। अब आपको एक रिएक्शन दे के रखी है और इसमें पूछा है कि सी क्या है। जल्दी बताओ सी क्या है। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। क्या है सी? क्या है सी? देखो, ध्यान से रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ये जिंक ऑक्साइड था और ये सी है। इस सी ने इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ले ली और इसके साथ जुड़ गया, CO बना लिया। मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई है किसके साथ? इसके साथ। तो इसका क्या हुआ? इसका तो अपचयन हो गया और इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सभी को याद है ना? ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो इन्होंने सी के बारे में पूछा है कि सी क्या है। अब सी का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ सभी को? चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखो, श्वसन। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में तो ग्लूकोज टूटता है और हवा जाती है अंदर, है ना? हम लाइट का यूज कहीं कर ही नहीं रहे रेस्पिरेशन में, श्वसन, है ना? और फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही है ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश इसमें कन्वर्ट हो जाता है। C6H12O6 केमिकल रिएक्शन हम जब देखते हैं, ऑक्सीजन, पानी और सनलाइट, है ना, क्या बनाते हैं? C6H12O6 या CO2 है। और क्या बनेगी? ऑक्सीजन बन। क्या है ये? फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, है ना? 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तीनों का पता होना चाहिए। 18 कैरेट का आपके एग्जाम में पूछा गया, RBC 2023 में एग्जाम पूछ चुकी थी सितंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 18 कैरेट गोल्ड में कितना प्रतिशत सोना होता है? कितना होता है? 75% गोल्ड शुद्ध होता है। इसके अलावा 22 लोगे तो थोड़ा परसेंटेज और बढ़ जाएगा, 87 से 90% के बाद। जो 24 कैरेट शुद्ध सोना जिसे कहते हैं ना, 99 या 100% बोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है? केमिकल रिएक्शन पहचानना है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज अगर आपने पढ़ा हो तो बता दोगे। केमिकल रिएक्शन किसमें नहीं हो रही है ऐसा पूछा है। किसमें नहीं हो रही है? सामान्य नमक का हवा के संपर्क में आना। नमक हवा के संपर्क में आता है या बारिश के मौसम में थोड़ा सा चैल जाता है, गीला हो जाता है, तो क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई क्या? नहीं, वो तो NaOH का NaOH ही रहा है। सिर्फ स्टेट चेंज हो गई, चैल गया। तो स्टेट चेंज होना क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं।
कोयले को हवा में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सोडियम को पानी में मिलाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लोहे को हवा में रखोगे तो जंग लग जाएगी, है ना? जंग बन जाएगी, रस्ट हो जाएगी यहाँ पर, सब केमिकल रिएक्शंस। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन-सा नियम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की व्याख्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 कंपाउंड बने जिसमें एक तो फिक्स है और दूसरे का रेशियो होल में चेंज हो रहा है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो इसको कौन-सा नियम कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम? नहीं, इसमें तो द्रव्यमान अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद में बिल्कुल सेम रहते नहीं। गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम तो फॉर्मूला देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लो, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी। निश्चित अनुपात है ऑक्सीजन और कार्बन का। तो क्या हुआ? गुणित, मल्टीपल हो रहे हैं ना। देखो, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तरीके से जुड़ के अलग अलग यौगिक बना रहे, कंपाउंड बना रहे, मल्टीपल हो रहे, गुणित हो रहे, तो गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चले। हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम का प्राथमिकता क्यों दी जाती है? हीलियम इज प्रेफर टू द हाइड्रोजन इन एयर बबल, है ना? हीलियम का यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन का यूज नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय गैस है ना। सस्ती है? नहीं। कम सघन है? नहीं। अधिक उठाने की शक्ति रखती है, ज्यादा ऊपर तक लेके जाएगी इसलिए? नहीं। हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती क्योंकि इनर्ट गैस है हीलियम, निष्क्रिय गैस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आयरन और कॉपर सल्फेट की यहाँ पर रिएक्शन दी है। कॉपर सल्फेट की आयरन ने रिप्लेस करके जुड़ गया और कॉपर को एक साइड कर दिया। कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? अपघटन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन है क्या? उसमें तो क्या होता है, ए से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इस तरह की फॉर्म होती है। दहन है क्या? कंबशन में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, दहन। योगात्मक एडिशन रिएक्शन है क्या? या कौन सी संयोजन अभिक्रिया है क्या, जिसमें 2 मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो है क्या? नहीं। प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट कर दिया है ना, ऐसा होता है। ए बी सी, तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, बी को हटा दिया और उसकी जगह पे जाकर जुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चल। धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? नेचर कैसा होता है मेटल के ऑक्साइड? जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नेचर में कैसे होते हैं? मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? क्या होती है? पढ़ी होगी अगर आपने। मेटल अम्लीय होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं। किस तरह के होते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्षारीय। और नॉन मेटल के क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नॉन मेटल के क्या होते हैं? अधातु के क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये आपकी एग्जामों में। चले, आगे बढ़ते हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बंध किसके द्वारा बनता है? बताओ। 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना वो किसके माध्यम से बना? क्या हुआ? 2 प्रोटॉनों का एक कार्बन परमाणु से दूसरे में स्थानांतरण हुआ, प्रोटॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या? इलेक्ट्रॉनों का एक कार्बन परमाणु में दूसरे में स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे दिया और ले लिया। वो तो आयनिक बंध में होता है, NaCl में होता है ना। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में बनता है बंध। 2 साझा इलेक्ट्रॉनों युग्म द्वारा या 2 प्रोटॉनों को साझा के द्वारा। तो क्या होता है? देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसकी वैलेंसी होती 4, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करता है? एक कार्बन, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपने पड़ोसी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, साझा कर लेगा और सहसंयोजक बंध बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। राइट आंसर क्या हुआ? 2 साझा इलेक्ट्रॉनों युग्म द्वारा, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। संयोजक, सहसंयोजक
बंद। वैलेंसी पूछी गई थी इस बार, कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब फिजिक्स कर लेते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप बताओ। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बींग का सभी को याद होगा, सभी को याद होगा। नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मैडम, सेल्सियस में। केल्विन में मान बताओ, केल्विन में ट्रांसफर करना आना चाहिए। तो केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? 273 प्लस, है ना, 1.5 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं पर, या राउंड ऑफ करके 273 ही ले सकते हो आप। तो जोड़ दो, ये 273 एक, और हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना 37 डिग्री होता है। 7 3 10, 7 3 10, 11 1 2 और 1 3, 310 केल्विन। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपको केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इनमें सब में रिलेशन याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें सबसे फास्ट जो है ध्वनि आपकी ट्रेवल करेगी, किसमें करती है? अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, स्टील में, एयर में, वैक्यूम में या वाटर में? तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि होती है वो किसमें होती है? सॉलिड, ठोस में। उसके बाद लिक्विड यानी कि द्रव में। उसके बाद सबसे कम होती है गैस में। तो देखो, सॉलिड क्या है? स्टील है। राइट आंसर क्या हुआ? स्टील। के बाद इससे ज़्यादा किसमें होगी? पानी में, और इससे ज़्यादा हवा में, और निर्वात में तो ट्रेवल ही नहीं करती, सुनाई नहीं देती है ना। इसको माध्यम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, साउंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग क्या होता है? चलो आंसर देने की कोशिश करो जब तक मैं लिखती हूँ। मोमेंटम, एम बोलते हैं इसको, है ना। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, और इन्होंने कहा किसका अनुपात? द्रव्यमान का, कि मास का अनुपात ले लो, दोनों का अनुपात ले लो। चलो m से डिवाइड कर दो, तो m से m कट जाएगा, क्या मिलेगा? v। वेलोसिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से थोड़े कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी क्लास आए, जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है ना। किसी भी चीज के आसपास गोल गोल अगर मोशन करे तो कौन सा बल लगता है? उसको खींचता है अंदर की ओर, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये कहाँ से मिलता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है, यदि अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? कैसे घूम रहे हैं? क्या होता है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से मिल रहा है ना। या पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है, या सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से? तो क्या है? ग्रह के आसपास उपग्रह चक्कर लगाएगा तो कैसे अपकेंद्री बल उसको पकड़ के रखता है, लेकिन अपकेंद्री बल कौन प्रोड्यूस करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उस ग्रह का जिसके आसपास वो चक्कर लगा रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द सैटेलाइट। अर्थ सॉरी, हाँ सन नहीं है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगेगा? पृथ्वी का लगेगा। यहाँ सूर्य की बात नहीं हो रही, इसलिए हम सूर्य के बारे में नहीं लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? किसकी इकाई है पास्कल? आर्द्रता को मापने की, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेन या टेम्परेचर? किसको मापने की इकाई है पास्कल? सभी को याद होगा पास्कल में किसको मापा जाता है? दाब को, प्रेशर को।
इसके अलावा बार हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये सब किसकी यूनिट है? प्रेशर की, दाब की। ठीक है, चलिए। मैथ्स का है, जाइएगा नहीं। लास्ट में आप लोगों के लिए धमाकेदार न्यूज़ है, सुनकर ज़रूर जाना, आप लोगों के फ़ायदे की बात है। क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे? गुणा मत करने बैठ जाना, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, 1397 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1400 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है? 1397 मिलेगा। यहाँ पर 2 बार है, तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, है ना? ये 2 बार है, 1397 1397, ये 2 बार लिखेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगाओ, ए का स्क्वायर मतलब 1400 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित 3 गुणित 1400। ठीक है, क्या आया? 1400 को सॉल्व करेंगे। 14 चौक 56, 14 एकम 14, 17 16 17 18 19, 196। ठीक है, 2 जीरो इसकी और 2 जीरो ये आएगा। 3 तिया 2 तिया 6, और ये गुणा करो फटाफट से और माइनस करो, क्या आ रहा है मान, है ना? 1961234 प्लस 9 नवी नहीं कर रही हूँ मैं, है ना? 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 8400। अब 8400 इसमें से माइनस कर दो। 0 0 6 1 5 1 9, और इसमें 9 जोड़ दो, कितना आया? 1951609। क्या आया राइट आंसर? ऑप्शन ए, है ना? ऑप्शन ए जिन बच्चों का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का था। चलो, ये भी आरबीसी में 2023 में 10 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा तो वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताओ। पढ़िए क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, देखो स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब एस का मान 10 हो, तो दूरी दूरी तो हमें पता नहीं, तो हम एक्स मान लेते हैं, है ना? ये कितने टी टाइम में चल। अब इन्होंने बोला कि अगर वो 14 किलोमीटर चले, तो जो दूरी वो चल रहा है उससे कितनी ज़्यादा चलेगा? 20। मान लो एक्स दूरी चली, जब उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 20 ज़्यादा चलेगा वो, तो 20 उसमें ऐड कर दिया। और टाइम दोनों में सेम ही ले रहा है, टाइम का कोई उन्होंने बताया नहीं कि अलग अलग टाइम ले रहे, एक ही टाइम की बात है। एक ही टाइम में इतनी इतनी चाल से चलने पर दूरियों में इतना फ़र्क आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं, एक्स बटा 10, और यहाँ से भी टी का मान निकाल लेते हैं, एक्स बटा 20 बटा 14 प्लस 20 बटा 14 डिवाइड में 14। ये दोनों सेम है तो इनको इक्वल कर दो। x डिवाइड में 10, x प्लस 20 डिवाइड में 14, है ना? अब सॉल्व कर लो। कैसे? 14 का गुणा इधर कर देंगे हम, 14x, या फिर पहले सॉल्व कर लो, 2 पचाम 10, 2 सत्ती 14, 7x, और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5 दूना 10x। ठीक है, इधर आया 5 गई 7 में से, तो 2x बराबर 100। कितना आया? 50। x का मान मतलब ओरिजिनल जो दूरी थी हमने मानी थी वो कितनी है? 50 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो 50 किलोमीटर चलेगा, और 14 की से चलेगा तो 50 प्लस 20 70 चलेगा। ठीक है, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में इस अनुपात में वितरित किया गया है, बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो
सी को डी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, थोड़ा-सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, करने की कोशिश करें सभी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, ए का अनुपात कितना है? देखो 5 है तो 5, बी का मानेंगे 2x, सी का मानेंगे 4x और डी का मानेंगे 3x। इतनी बात हो गई। पहले हमने ये कर लिया, अनुपात में होता है तो हम x मान लेते हैं, एक रेशो का कांस्टेंट मान। ठीक है, अब सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले, सी को किससे? डी से 1000 अधिक मिले, मतलब डी को जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें 1000 जोड़ दो, उतने आपको सी को मिलेंगे। यही इक्वेशन बनी। अब सी क्या है? सी है 4x, यहाँ से लिखा। डी क्या है? 3x, यहाँ से लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा x, तो x का मान कितना आ गया? 1000। अब क्या पूछा है? बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा 2x है, तो 2 गुणित 1000 यानी कि 2000 रुपए बी का हिस्सा है। क्या आया आंसर? ऑप्शन सी। जिन बच्चों का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो अब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता बताओ। 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड आने की। मैक्सिमम 2 हेड आना चाहिए, मिनिमम कोई नहीं बताया इन्होंने। मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टोटल निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो टोटल कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n। n वो संख्या है जिसमें सिक्कों को उछाला जाता है। कितनी बार उछाल रहे हैं सिक्कों को? 3। ये n क्या है? सिक्कों की संख्या 3 है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितने हो गए? 8। टोटल तो 8 मिल गया। अब एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड ना, जो आपको चाहिए वो कैसे निकालोगे? क्या बोला है? अधिकतम 2 आने चाहिए, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। जब 3 सिक्के उछालते हैं तो 4 बार हम h लिखते हैं और 4 बार हम क्या लिखते हैं? टेल लिखते हैं। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड और एक टेल। इस तरह से ये टोटल 8 निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकले। ठीक है, अब इसमें से ढूंढो कौन सा हमें चाहिए। मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं कि कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर उछाले तो ज़रूरी नहीं तीनों हिस्सों पे किसी पर भी हेड ना आए, किसी एक पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर आना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल कटा है क्योंकि इसमें 3 हेड आ रहे, तीनों पर हेड आ रहे, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ये वाला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और बिल्कुल 0 कुछ भी हेड नहीं आए तो भी चलेगा। मतलब 0, 1 और 2 ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो कितने ऑप्शन बन रहे हैं? 8 में से 7। तो एक्सपेक्टेड क्या आया? 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8। तो जिन बच्चों का आंसर आया है 7/8 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करो तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? मैंने ट्रिक से करवाया है, सभी को याद होगी ट्रिक। ट्रिक से करोगे बहुत इजी पड़ेगा। क्या थी ट्रिक? देखो, जब आयत की सभी भुजाओं को, लंबाई को, चौड़ाई को, सभी को एक जैसा बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, टोटल इंक्रीमेंट इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कब? जब ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज इक्वली। तो क्या था ट्रिक? x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये था परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया। तो इन्होंने बोला सभी में 20% की वृद्धि, मतलब x भी 20 है और y भी 20 है। तो 20 प्लस 20, 20 इंटू 20 डिवाइड में 100। ये 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई, ये 20 और 20 40 और ये 2 दूना 4, 44% का इंक्रीमेंट होगा। ये बहुत इजी है, ट्रिक से इजी पड़ जाता है। क्या हुआ राइट आंसर बच्चों? 44%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 50 प्रश्न। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें
कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक ही जगह मटेरियल मिल जाएगा। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं। इंडिपेंडेंस डे से हमने ऑफ़र स्टार्ट किया है। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले से ऑफ़र स्टार्ट है और राखी तक, रक्षाबंधन तक ऑफ़र चलना वाला है। जो बच्चे जॉइन करना चाहते हैं, बैच को बिल्कुल कम प्राइस है बैच का। आप 499 में 499 में बैच को जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा AMC 499। अगर आपको बैच से रिलेटेड क्वेरी करना है, कुछ भी डाउट हो तो ये डिस्प्ले हो रहा व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, अब बैच की विशेषताएँ आप लोगों को बता दूँ कि बैच में आपको क्या-क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेच जो है बहुत ही रीज़नेबल पड़ेगी आप लोगों को, सारा कंटेंट बेच में प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। पूरा लाइव क्लास मिलेगी, जो लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं एक मिनी मॉक टेस्ट देती हूँ, जिस टेस्ट को सभी बच्चे लगाते हैं और कंपेयर करते हैं और ये पता करते हैं कि उनका वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हुआ है नहीं। अच्छे से पढ़ेंगे तभी टेस्ट में दे पाओगे। तो मिनी मॉक टेस्ट भी है और साथ-साथ 80 60 से 80 तक की टेस्ट सीरीज़ आपको एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट की 50 प्रश्न तो प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है मिनी मॉक टेस्ट से और साथ ही साथ आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही हैं। पूरी लाइव क्लासेस मिल रही है और बिल्कुल एक भी चीज़ आपकी छूट नहीं रही। सारे टॉपिकों को डीप में कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है बैच के अंदर, ठीक है? और डाउट ग्रुप भी दिया जा रहा है। डाउट ग्रुप जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उन्हें डाउट ग्रुप से जुड़ना होता है और डाउट ग्रुप में वो अपना जो भी क्वेरी रहती है, अपना डाउट होता है वो क्लियर कर सकते। इसके अलावा जो बच्चे बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिन्हें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ बेस्ड आपकी 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ रहेगी। एग्ज़ाम से पहले आपको 80 टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की रीज़नेबल प्राइस ओनली 149 में प्रोवाइड की जा रही है। तो जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्द से जल्द ही करिए और सोनू आर्मी क्लासेस के साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बिल्कुल ऊँचाइयों तक ले जाइए और गारंटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन ना हो, मेरी तरफ से ऐसा हो नहीं सकता। मैं गारंटी देती हूँ जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जिन्हें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी, सिलेबस बहुत वास्ट है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, परमानेंट भर्ती है। सिलेक्शन चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अपनी तैयारी सभी बच्चे तैयारी में जुट गए हैं, आप कहीं पीछे ना रह, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।